अब तक 2,231 people they have been cured, and which takes our percentage of people who are cured is to 14.19%. कल से टोटल अब तक 1,334 केसेस नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है। लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं, विच टेक्स आर टोटल डेथ टोल टू 507 डेथ सो फार। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट्स है गया और सारण इन बिहार, बरेली इन उत्तर प्रदेश, फतेहगढ़ साहिब रूपनगर पंजाब से, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद हरियाणा में, कचार और लखीमपुर असम से हैं। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर केसेस न आए और वो कंटिन्यूड विजिल हमारी बनी रहे। इसके साथ ही वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं। इसके अलावा इसमें आयुष, ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ड्रग कंट्रोलर भी इसके मेंबर्स हैं। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया, इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना, उनको फर्दर स्पीड अप करना है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, जिसके तहत फर्दर हम एफर्ट्स करेंगे कि एक डायनेमिक लिस्ट बनाई जाए नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए और साथ में गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए। साथ ही इस टास्क फोर्स के तहत क्लिनिकल कोहोर्ट्स विच विल बी फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म फॉलोअप ऑफ पीपल फॉर हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट, उस पर भी काम होगा। इसके तहत फर्दर हम बायोस्पेसिमेंट्स भी कलेक्ट करेंगे जो कि हमारा एक बेसिस बनेंगे फर्दर ड्रग और वैक्सीन ट्रायल्स के लिए। यह हमारे जो सैंपल टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उससे अलग एक कार्य होगा। आज मैं एक मुख्य विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स, यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इम्पोज कर सकती हैं। कंटेनमेंट जोन्स के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है वह कहती है कि हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहाँ पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहाँ पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलिनेट करते हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। जहाँ पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहाँ पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड SOPs और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। कुछ एक्टिविटीज़ जो 3 मई तक देश में प्रोहिबिटेड रहेंगी, even in these relaxation areas, I would like to cite and bring to your notice. They are primarily passenger traffic movement by air, rail, road, except जहाँ पर कि वहाँ पर उनको एग्जम्प्ट किया गया हो, एजुकेशनल और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस,
industrial, commercial activities और hospitality services unless until they are specifically exempted. साथ ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट पार्क्स एक्सेट्रा, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे 3 मई तक. रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वह जो हैं प्रोहिबिटेड रहें. टैक्सीज इंक्लूडिंग ऑटोज एंड साइकिल रिक्शाज और कैब एग्रीगेटर्स भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं. हमने कुछ एक्टिविटीज़ को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पज़ है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकॉनमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ इसेंशियल गुड्स बनी रहे. हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मलसी को रिस्टोर करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है, जहान भी है. लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम किसी भी तरीके से इसमें फेल ना हों. कोविड-19 के कंटेनमेंट से रिलेटेड हमारे एफर्ट्स में एक दूसरा चैलेंज है कि जब हम रिस्टोर कर रहे हैं सर्विसेज को तो हमसे कोई गलती ना हो. मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है. इसमें हम सब एक साथ शामिल हैं. हम सभी को रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है. इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर तरह से पालन हो. जहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है वहाँ 100% ये एफर्ट होना है कि वो सिचुएशन को मेंटेन रखें, केसेस को बढ़ने ना दें. आप सब लोगों की नॉलेज में है कि जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का जो ये क्राइटेरिया है ये एक रोलिंग क्राइटेरिया है और अगर इन जगह पर भी केसेस आए तो उनको रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का पार्ट बनाया जा सकता है. जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उनके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके कॉपरेशन से नॉर्मल से रिस्टोर की जा सकती है. रिलैक्सेशन एरियाज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी SOPs का पालन करना चाहिए. इंश्योर करना चाहिए कि हम रिक्वायर्ड SOPs को फॉलोअप करें. साथ ही एक तरफ जब हम सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर भी हमारा उतना ही एफर्ट है, जिसके तहत अब देश में डेडिकेटेड हॉस्पिटल 755 बनाए जा चुके हैं. डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर 1389 बनाए जा चुके हैं, which takes to the total dedicated facilities where severe or critical patients can be treated to 2144. इसी संबंध में किए एफर्ट्स के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कैसे कर्नाटका में विक्टोरिया हॉस्पिटल को एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है. लवकराज साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं तो अगर आप एक फिगर बता पाएं कि कंटेनमेंट जोन का जो आपने पिछला फिगर दिया था हॉटस्पॉट्स का, वो क्या उसमें वेरिएशन आया है और जिन भी जगहों पे ये रिलैक्सेशन दिए गए हैं उसके लिए क्या आधार और क्या आकलन लिया गया है और जिन एरियाज में रिलैक्सेशन दिए गए हैं खासतौर पर कामकाज को लेके उसमें जो लोग काम करने के लिए जाएंगे उनके टेस्टिंग को लेके या उनकी सुरक्षा को लेके आम आदमी लोग कैसे आश्वस्त हो सकते हैं, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? सर, जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारा क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड हॉटस्पॉट्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट ये है कि जहाँ पर केसेस अधिक संख्या में हैं या जहाँ पर डबलिंग रेट 4 दिन से कम है. इसके तहत हमने स्टेट्स को ऑलरेडी आदेश दिए हैं. उस आदेश के तहत हमने कहा है कि आप अपने केसेस को एनालाइज कीजिए, क्योंकि केसेस एक डायनेमिक एक रोलिंग नंबर है और उसके बेसिस पर स्टेट रेगुलर बेसिस पर उन जिलों को ऐड करते रहेंगे. विद इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे रेड जोन में आएंगे या जिसको हम हॉटस्पॉट कहेंगे, वहाँ पर क्लस्टर कंटेनमेंट या आउटब्रेक कंटेनमेंट प्रोसेस के तहत वह कंटेनमेंट एरिया डिफाइन करेंगे और उस कंटेनमेंट एरिया में बिना रिलैक्सेशन के इसेंशियल एक्टिविटीज़, इसेंशियल कमोडिटीज़ और सर्विसेज के अलावा वहाँ पर वो सारी जो सर्विसेज हैं वो स्थगित रहेंगी. रिगार्डिंग इसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज और जो हमारे फूड और उससे रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि हम लॉकडाउन की स्थिति में भी रहे हैं वह सब जारी रहेंगी. इसके साथ ही जो हमारे फील्ड वर्कर वहाँ काम करेंगे वो हाउस टू हाउस जाएंगे, ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस का हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के तहत या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी पेशेंट्स आएंगे या जो भी पर्सन्स हम पाएंगे उनको हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया के तहत हम सैम्पलिंग करेंगे और उसके बेसिस पर उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा.
सर मेरा सवाल यह है कि लार्ज संख्या में पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा आज दिल्ली में भी देखा गया कि जो डिलीवरी कर रहे हैं या फिर जो खाना बांट रहे हैं डोर टू डोर, वो भी संक्रमित हुए हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई प्रोटोकॉल होगा, कोई दिशा निर्देश होगा, या उनकी सुरक्षा को लेकर खासतौर पर पुलिसकर्मी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट, कोविड डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अंश है। जैसे आपने आज भी पूछा है और इससे पहले भी हम लोग आप लोगों की दृष्टि में लाते रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है कि जो भी फील्ड वर्कर है उसको फील्ड साइट पर प्रॉपर्ली ओरिएंट किया जाए और उस ओरिएंटेशन के तहत उन्हें काम करना चाहिए। कई बार अगर हम आइदर ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और या किसी कारणवश की मुझे नहीं होगा उस मोड में काम करते हैं तो डेफिनेटली ये स्कोप हो सकता है कि वह पर्सन इन्फेक्ट हो सके। साथ ही रिक्वायर्ड प्रिकॉशनरी मटेरियल इन टर्म्स ऑफ कि किस टाइप का उसको प्रिकॉशनरी प्रोटेक्शन लेनी है, चाहे वो खाली N95 मास्क हो या N95 मास्क और ग्लव्स हो या N95 मास्क ग्लव्स के साथ साथ कवरऑल भी हो। तो जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, किसी को नहीं होगा। मैं आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहता हूं जो हमारे फील्ड कर्मी जो आज योद्धा के रूप में हमें सपोर्ट दे रहे हैं कि काइंडली आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। मिस्टर साहिल ANI. Sir, I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. My question is that many of the asymptomatic patients are coming up who are detected as COVID positive. How big is this challenge for the government and how are we going to tackle this? Sir, asymptomatic people actually coming out positive is not a very big percentage. That is what the historical data across the world has shown us. So what is important for us, however, is to be aware of this challenge, and we need to ensure that even asymptomatic people, if they are high-risk people, that is part of our sampling criteria, we sort of monitor them, do testing for them and coordinate with them. Similarly, for asymptomatic people who are contacts, it is always advised that they should either remain in home quarantine or if they are high-risk people, they should go for a facility quarantine so that effective monitoring for them also can take place. Mr. Prashant Sharma, Hindustan Samachar. सर, प्रशांत फ्रॉम हिंदुस्तान समाचार। मेरा सर अग्रवाल सर आपसे सवाल है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कोई भी लॉकडाउन खोलने से, लेकिन जिनको 20 तारीख से ऑफिस ज्वाइन करना है और वो दिल्ली से बाहर रहते हैं, जैसे नोएडा, गाजियाबाद या फिर दूर से आते हैं, क्या उनको कोई स्पेशल पास दिया जाएगा और वो क्या ऑफिस वो ज्वाइन कर सकते हैं? ये आपसे था। सेकंड सवाल ICMR से ऐसा कि जैसे कुछ एसेंशियल सर्विस तो खोला जाएगा, चाहे इसमें प्लम्बर्स हो या इलेक्ट्रीशियंस हो, तो जो कस्टमर्स बुलाएंगे क्या वो कुछ It is not related to ICMR. This is different from the MHA. So just take your one question only for the health, please. Sir, as far as the guidelines are concerned कि हम फील्ड पर कैसे काम करेंगे, हमने आप लोगों को बताया है कि जो हॉटस्पॉट्स है उसमें कंटेनमेंट जोन डिफाइन की जाएंगी और उन कंटेनमेंट जोन में एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज कोई सर्विसेज लागू नहीं होंगी। साथ में हमने ये भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स उनके हित में है और वो सक्षम है कि अगर वो चाहें तो इसके अलावा एडिशनल रेस्ट्रिक्शन वो इम्पोज कर सकते हैं। तो अगर स्टेट अपने असेसमेंट में ये चाहते हैं कि हमें एडिशनल रेस्ट्रिक्शन बिसाइड रेस्ट्रिक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इम्पोज करना चाहें, बिकॉज फील्ड लेवल पर दे आर मोर इक्विप्ड, दे आर मोर अवेयर कि उनको किस टाइप के एडिशनल एक्शन की जरूरत है, तो हमारे बताए एक्शन से ज़्यादा वो ले सकते हैं। इस केस में अगर वो कोई एडिशनल रेस्ट्रिक्शन करते हैं तो कंटेनमेंट जोन में जो उनकी इंस्ट्रक्शन है वो लागू होंगी। साथ ही अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एज पर नॉर्म्स गृह मंत्रालय या स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के तहत अगर कोई ऑफिस खुलने हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंसर्न DMs करेंगे।